So markets are at all time high. But what if I tell you that we are still in a starting phase of a bull run? और मार्केट में अभी भी ऐसे अंडरवैल्यूड स्टॉक्स अवेलेबल हैं जो कि आने वाले 1 से 1.5 सालों में इजीली आपको 2 to 3x रिटर्न बना के दे सकते हैं. बट बिफोर वी जंप इनटू दो स्टॉक्स, लेट मी एक्सप्लेन यू 3 इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स जिनके बेसिस पे आई एम सेइंग दैट दिस बुल रन इज जस्ट स्टार्टेड. तो सबसे पहले हम मार्केट की वैल्यूएशन को समझने की कोशिश करते हैं. लेट अस सी क्या मार्केट यहाँ पर ओवर वैल्यूड हो चुके हैं. तो राइट नाउ अगर आप निफ्टी 50 के पी रेशियो को देखोगे तो वो है 22.6 का, जो कि मार्केट में निफ्टी 50 के 2 ईयर्स मीडियन पी रेंज और 5 ईयर मीडियन पी रेंज के बिलो एवरेज ट्रेड कर रहा है, जो कि क्लियरली दिखाता है कि मार्केट अभी भी फेयरली वैल्यूड है. बट हियर द क्वेश्चन इज, जब मार्केट हर दिन अपने नए ऑल टाइम हाई को बना रहा है, फिर ये पॉसिबल कैसे है कि मार्केट का पी इतना कम है. तो उसके लिए मैं आपको इस ग्राफ पे लेके चलता हूं जो कि कोरिलेशन दिखाता है बिटवीन मार्केट लेवल्स एंड देयर पी रेशियो. तो यहाँ पर पिंक लाइन डिनोट करती है मार्केट के लेवल्स को और ग्रीन लाइन डिनोट करती है मार्केट के पी रेशियो को. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मार्च 2021 में मार्केट ने जब अपने हाइज बनाए थे तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मार्केट का जो पी रेशियो था वो 41 का था. पर उसके बाद से मार्केट ने बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन दिखाया और बीच बीच में फॉल भी हुआ. बट द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज, मार्केट यानी निफ्टी 50 के बीच में जितनी 50 कंपनीज हैं, उन सारी कंपनीज में भले ही उनके स्टॉक प्राइस अप्रिशिएट नहीं हुए, बट इसके बीच में जो उनकी अर्निंग्स थी वो कंटिन्यूस बेसिस पे इंक्रीज हो रही थी. इस वजह से उनके जो पी रेशियो है उसमें हमने एक शार्प फॉल देखा, और जो कि क्लियरली दिखा रहा है कि मार्केट अभी भी फेयरली वैल्यूड है. नाउ आवर सेकंड मेजर पॉइंट इज हायर इंटरेस्ट रेट सिनेरियो, जहां पर आरबीआई ने पिछले 1 से 1.5 सालों में इंटरेस्ट रेट को काफी तेजी से बढ़ाया, जिसकी वजह से मार्केट में जो लिक्विडिटी थी वो तेजी से ड्राई आउट हो गई. और इस चीज के पीछे रीजन था हायर इन्फ्लेशन, जहां पर सितंबर 2022 में इन्फ्लेशन ने अराउंड 7.5% का हाई बना लिया था. बट अगर आप इन्फ्लेशन के रीसेंट नंबर्स को देखोगे तो रीसेंट के जो इन्फ्लेशन के नंबर्स थे उसमें इन्फ्लेशन 4.25% का था, जो कि आरबीआई की 4 to 5% की रेंज के वेल अंडर कंट्रोल है, जो कि ये दिखाता है कि यहाँ से जो इंटरेस्ट रेट है वो फर्दर इंक्रीज नहीं होंगे. और लास्ट 2 बार से आरबीआई इंटरेस्ट रेट को अनचेंज रखे हुए हैं. बट यहाँ के जो इन्फ्लेशन रेट ये भी शो करते हैं कि आगे चल के इसके काफी ज्यादा चांसेस है कि इंटरेस्ट रेट को फर्दर कट भी किया जाए, जिससे मार्केट की जो बुल रन है उसको और पुश मिलेगा. नाउ और थर्ड एंड मेजर डेटा पॉइंट जो कि ये शो करता है कि मार्केट में ये जो रैली है वो कितना और कंटिन्यू रह सकती है, उसके लिए अगर आप एफ और डी के डेटा को देखोगे तो एफ ने लास्ट 4 मंथ्स में इंडियन मार्केट में कंसिस्टेंट लेवल पे नेट बाइंग की है, जिसमें से लास्ट 2 मंथ्स में जो एफ का बाइंग अमाउंट है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है. एंड लेट मी टेल यू, इससे पहले जब मार्केट में एफ ने 2 महीने से ज्यादा कंसिस्टेंट बेस पे नेट बाइंग की थी, तब हमें 20 और 21 का बुल रन देखने को मिला था. और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये जो बाइंग थी वो 8 to 10 मंथ्स कंटिन्यू रही थी. अगर हम उस सिनेरियो को भी इधर मान ले तो अभी भी चांसेस है कि अगले 5 से 6 महीने ये जो रैली है वो और भी कंसिस्टेंट रह सकती है. पैसा ही पैसा होगा. बट हेयर आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने की जरूरत है. ऑल दिस डजंट मीन कि मार्केट में आपको एक वन वे रैली देखने को मिलेगी. मार्केट में अगर आप राइट नाउ सेंटीमेंट्स को देखोगे तो अकॉर्डिंग टू द मार्केट मूड इंडेक्स, मार्केट में राइट नाउ एक्सट्रीम ग्रीड के सेंटीमेंट चल रहे हैं. दैट मीन्स मार्केट में हर कोई बाइंग कर रहा है. और ऐसे सिनेरियो में मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, जिस वजह से मार्केट में आपको 200 से लेकर 300 पॉइंट का फॉल भी देखने को मिल सकता है. बट दिस डजंट मीन कि ये रैली यहाँ पर रुक जाएगी. लॉन्ग टर्म में आपको मार्केट में एक हायर हाइज का पैटर्न देखने को मिलेगा, बट इवेंचुअली जो मार्केट है वो अपवर्ड ही मूव करेंगे. नाउ कमिंग टू अ लिस्ट ऑफ स्टॉक, हमारी इस लिस्ट में पहला स्टॉक है एचडीएफसी बैंक. नाउ एचडीएफसी बैंक का नाम सुनते ही आप में से कई सारे लोगों के दिमाग में पहला क्वेश्चन यही आया होगा कि यार ये कंपनी तो ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई के अराउंड ट्रेड कर रही है, फिर मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि अगले 1 से 2 सालों में ये कंपनी आपको इजीली 2 to 3x के रिटर्न बना के दे सकती है. तो उसके लिए अगर आप एचडीएफसी बैंक की परफॉर्मेंस को देखोगे तो लास्ट 2 सालों में इस स्टॉक ने ऐसा कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दी है. एंड इवन अगर आप इसके लास्ट 5 सालों के परफॉर्मेंस को देखोगे तो इसने ओवरऑल 53% की परफॉर्मेंस दी है, जो कि ऐसे बैंक के लिए काफी खराब परफॉर्मेंस है जो कि इंडिया में प्राइवेट सेक्टर में नंबर 1 बैंक हो. बट राइट नाउ कंपनी के केस में एक ऐसी इंपॉर्टेंट सिचुएशन इमर्ज हो रही है जो कि पास में जितनी बार इमर्ज हुई है कंपनी ने काफी अच्छा रनअप दिया है. तो राइट नाउ अगर आप कंपनी के पी रेशियो को देखोगे तो एचडीएफसी बैंक का पी रेशियो राइट नाउ 20 का है. बट इफ यू लुक इनटू द हिस्टोरिकल डेटा कि पास में कितनी बार इनका पी रेशियो 20 का हुआ है, तो पास में 2008 और 9 के फॉल में इनका पी रेशियो 20 के राउंड आया था. फिर इसके बाद से जो इनका अगस्त 2013 में फॉल हुआ था उसमें इनका जो पी रेशियो है वो 20 के राउंड आया था. एंड फिर इसके बाद इनका जो 2016 में फॉल हुआ था तो उस वक्त फरवरी 2016 के राउंड इनका जो पी रेशियो है वो 20 के राउंड आया था. और इस केस में हम लोग जो कोविड का केस है उसको एक्सेप्शन मार के हटा देते हैं. अब अगर इस पूरे ड्यूरेशन के बीच में कंपनी की परफॉर्मेंस पर नजर डालोगे तो जब 2008 और 9 का फॉल आया तो कंपनी ने लगभग 500 डेज तक कोई परफॉर्मेंस नहीं दी थी. पर उसके बाद से जब पी रेशियो अराउंड 20 का आता है तो कंपनी ने 168% का रनअप दिया इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स. स्टिल इसके बाद फिर से कंपनी ने 550 डेज तक कोई भी रनअप नहीं दिया. और अगस्त 2013 में जब कंपनी का पी 20 के अराउंड आता है तो कंपनी 100% से भी ज्यादा का रनअप देती है इन द नेक्स्ट 1 ईयर. स्टिल फिर से ये चीज कंटिन्यू होती है. लास्ट 450 डेज तक कंपनी कोई भी रिटर्न नहीं देती है. फिर 2016 में फरवरी के टाइम पे जब कंपनी का पी रेशियो अगेन 20 का आता है तो अगेन कंपनी 150% से भी ज्यादा का रनअप देती है. और फिर से ये चीज अभी कंटिन्यू देखिए, जहां पर लास्ट 850 डेज में कंपनी ने ऐसा कोई भी रनअप नहीं दिया है, जो कि क्लियरली शो करता है कि ये ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू रह सकता है
और यहाँ से कंपनी एक बड़ा रनअप दे सकती है। पर क्या कंपनी के जो हिस्टोरिकल चार्ट पैटर्न है इस चीज़ की गारंटी देते हैं कि आगे चल के कंपनी वैसे ही परफॉर्मेंस देगी? तो नहीं, कंपनी के जो ओवरऑल नंबर्स हैं वो भी आगे चल के कंपनी की जो ग्रोथ है उसको सपोर्ट करने चाहिए। तो ऐसे में अगर आप कंपनी के नंबर्स को भी देखोगे तो कंपनी के कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ ऑफ 10 ईयर्स वो है 17% के, वहीं उनका जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स के नंबर है वो भी 26% के। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप इनके 10 ईयर्स के देखोगे तो वो 21% के हैं और इनके जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स के नंबर है वो 21% के हैं। अब यहाँ पर अगर आप इनके रिटर्न ऑन इक्विटी को देखोगे, जो कि इस केस में शेयर के बारे में बात नहीं हो रही है, जो भी लोगों का कैपिटल कंपनी के पास जमा है उस पर कंपनी कितना रिटर्न जमाती है वो है रिटर्न ऑन इक्विटी। तो इस केस में इनके 10 ईयर्स के नंबर से 18% के और लास्ट ईयर उन्होंने 19% नंबर शो किए, जो कि क्लियरली ये दिखाता है कि कंपनी के जो प्रॉफिट्स और जो नंबर्स है वो अपने ऑल टाइम हाई पे है। और ये क्लियरली शो करता है कि जो आगे कंपनी का ट्रेंड बन रहा है ऑफ आउट परफॉर्मेंस वो क्लियरली हैपन हो सकता है। नाउ बिफोर कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉक, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो जरा सी भी वैल्यूबल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज उस बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। सो आवर नेक्स्ट कंपनी नेम इज एवेन्यू सुपरमार्ट। और जब मैंने इस कंपनी को लास्ट बार कवर किया था इन अ स्पेसिफिक वीडियो तो तब कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से 38% के राउंड डाउन थी और तब से लेकर अभी तक कंपनी ने 6 से 7% की रिकवरी ऑलरेडी शो कर दी है। अब इस केस में आप ये कह सकते हो कि कंपनी का जो पी रेशियो है वो अभी भी 105 का है, तो फिर मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि कंपनी अभी भी अंडर वैल्यूड है? तो लेट मी टेल यू, डीमार्ट के केस में जो मैंने उस वीडियो में भी कवर किया था कि इनकी दो मेजर प्रॉब्लम्स रही है। पहला कि कंपनी का जब शेयर प्राइस अपने ऑल टाइम हाई के अराउंड गया था तो कंपनी का पी 300 के अराउंड हो गया था। लेट मी टेल यू, जब भी किसी कंपनी का पी इतने हायर वैल्यूएशन पे जाता है तो उस कंपनी के केस में ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि वो कंपनी कंटिन्यूसली एक काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नंबर्स पुश करे। और ऐसे में अगर कंपनी एक डिसेंट नंबर ही प्ले करती है तो उस केस में भी उस कंपनी के जो शेयर प्राइस है उसमें फॉल देखने को मिलता है। और ऐसे ही हमें कोई डीमार्ट के केस में दिखा। नाउ बात करें इनकी सेकंड बिगेस्ट प्रॉब्लम की तो वो रहा है इन्फ्लेशन। तो जैसा कि पता है कि डीमार्ट के केस में इनकी सबसे ज़्यादा तो बड़ी टारगेट ऑडियंस है वो मिडिल क्लास पीपल ही है। और मिडिल क्लास के केस में जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो मिडिल क्लास पीपल जो अपनी नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट्स की जो बाइंग और जो स्पेंडिंग है उसकी हैबिट्स में कमी लाते हैं। अब ऐसे केस में डीमार्ट का जो प्रोडक्ट बेस है उसमें जो इनके नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट बेस है, फॉर एग्जांपल क्लोथिंग हुई या डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हुए, इन्हीं प्रोडक्ट रेंज पे कंपनी के सबसे ज़्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहे। और जब इन्फ्लेशन के बढ़ने से लोगों ने नॉन एसेंशियल की जगह केवल एसेंशियल चीज़ों को ही चुना तो ऐसे में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ड्रॉप हुए और कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो फॉल हुआ। बट अक्टूबर 2021 से लेकर अभी तक कंपनी का शेयर प्राइस जब कंटिन्यूस बेसिस पे फॉल हो रहा था, अगर इस ड्यूरेशन के बीच में आप कंपनी के नंबर्स को देखोगे तो ऐसा नहीं है कि कंपनी के जो नंबर्स है वो काफ़ी बड़े लेवल पर फॉल हुए और कंपनी ने लॉसेस बुक किए हो। अगर आप इनके नंबर्स को देखोगे तो कंपनी के कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 ईयर्स की रही है 29% और इनके ट्रेलिंग 12 मंथ्स के नंबर रहे हैं 38% के। वहीं पर अगर आप इनके कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ को भी देखोगे तो 10 ईयर्स के नंबर रहे हैं 38% के और ट्रेलिंग 12 मंथ्स के नंबर रहे हैं 59% के। और सेम ईयर इनकी अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी को भी देखोगे तो इनके 10 ईयर्स का रहा है 14% और लास्ट एक साल में इनके 16% की रिटर्न ऑन इक्विटी रहे, जो कि क्लियरली शो करता है कि भले ही कंपनी का शेयर प्राइस कंटिन्यूस बेसिस पे फॉल हुआ हो पर कंपनी ने राइट नाउ अपने हाईएस्ट एवर प्रॉफिट बुक किए हैं। और बात करें इनके पी रेशियो की तो लेट मी टेल यू, ये कंपनी जब लिस्ट हुई थी तो उसकी लिस्टिंग के टाइम पे भी कंपनी का जो पी रेशियो था वो 108 का था। और इट्स बिकॉज कंपनी जिस सेगमेंट में काम करती है, देखा जाए तो कंपनी अपने पूरे सेगमेंट में ओनली लिस्टेड प्लेयर है जो कि इस पूरे मार्केट सेगमेंट को केटर करती है। इसीलिए इस कंपनी के केस में आपको हमेशा एक हायर वैल्यूएशन देखने को मिलेगी। इस केस में आप ये कंसीडर नहीं कर सकते कि कंपनी का जो पी रेशियो है वो 30 या 40 के अराउंड आपको देखने को मिले। बट स्टिल यू नीड टू मेक श्योर कि आप इनमें से किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर कर ले, बिकॉज इस काफ़ी ज़्यादा जरूरी है कि आप ना जब पैसा किसी कंपनी में डालो तो आपके पास खुद की भी कन्विक्शन होनी चाहिए जिससे आप उस पैसे को लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर पाओ। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लस अगर आप चाहते हो कि आप ऐसे स्टॉक के बारे में जानो जिसमें एफआईज कंटिन्यूस बेसिस पे अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं तो उसके लिए आप स्क्रीन पे दी वीडियो क्लिक कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।